आइस सॉल्ट दिया है, आइस दिया है, और एक है कि क्रश्ड आइस और दूसरा है क्रश्ड आइस में ये टेढ़ा रखा है, कौन सा ठीक है? बोलो। थर्ड ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से वो मार्किंग ठीक नहीं आएगी, क्योंकि मरकरी तो उसमें है, तो सीधा रखना चाहिए कि नहीं? सो सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आइस से दूर रखोगे तो भी उसका नहीं समझ पाएगा, आइस को क्रश करके डालो। सेकंड, अ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैज, बताओ क्या चीज होती है? कैसी मेम्ब्रेन होगी? हाँ, डबल तो होती है, पोरस होती है कि नॉन पोरस? और जो पोर्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? न्यूक्लियोपोर। दिखाया था कि नहीं उसके, जब हम लोग सेल के अंदर जा रहे थे तो न्यूक्लियोपोर के अंदर से ही गए थे कि नहीं? बी में तो आइस से दूर रखा है, तो वो कैसे मेल्टिंग पॉइंट निकाल पाएगा? आइस यहाँ रखो। ऑप्शन फर्स्ट का, अच्छा बी में थर्ड है ना, सही कह रहा, बी में थर्ड सही कह रहा। सेकंड में देखो, सेकंड में सी, थर्ड में देखिए, a particle is moving in a straight line with initial velocity u and uniform acceleration if the sum of distance tth second और t plus 1 second में इतना है, then its velocity after t seconds in centimeter, तो sum of distance दी गई है t सेकंड में और t plus 1 सेकंड में इतनी दी गई है, then the velocity after t seconds u की स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट, और ठीक है नाउ, तो उस t सेकंड में उसने क्या चला, एंड t plus 1 सेकंड में उस सेकंड इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस इज 100 सेंटीमीटर, तो देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड इज सम ऑफ डिस्टेंस दी गई है, तो उसकी स्पीड t सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, जरा ये सोचो, बताइए। u से चला और ये एक्सीलरेशन है ना, तो अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन th सेकंड, t सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस चलेगा? टी सेकंड में अगर टी टाइम है तो टी टाइम हो गया टी सेकंड, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं कहूँ कि एस क्या होती है, यूटी और प्लस हाफ, क्या ये टी सेकंड चले तो इतनी डिस्टेंस चलेगा, और टी माइनस 1 सेकंड में तो टी की जगह टी माइनस 1 रख दो। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड। अगर यहाँ 4 रखो तो 4 सेकंड में चली गई दूरी, और अगर तुम 3 रखना चाहते हो तो 3 सेकंड में चली गई दूरी। तो 4 सेकंड में चली गई दूरी से अगर 3 सेकंड में चली गई दूरी माइनस कर दो तो क्या 4th सेकंड में चली गई दूरी ना आ जाए? देखो अगर मैं टी 4 रख दूँ
तो क्या 4 सेकंड में कितना चला वो आ जाएगा। और अगर मैं t की जगह 3 रख दूं तो 3 सेकंड में कितना चला वो आ जाएगा। और उसमें से ये तो t सेकंड में चली गई दूरी है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू t सेकंड। और मैं t की जगह t-1 रखूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू t-1 सेकंड, और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या tth सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी। ये बोलो क्या है, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन। नमन ये क्या है बोलो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड में जितना चला होगा, 5-4 सेकंड चलता गया इतना चल लिया, यही तो करते हो इन टी सेकंड। और अगर मैं तुमसे कहूं कि s डैश दैट इज इक्वल्स टू फिर t-1, देख लो वो तो ठीक है, आप वो कह रहे हो कि हम ये tth सेकंड में निकालना चाहते हैं। मान लो तुम 4th सेकंड में चली गई दूरी निकालना चाहते हो, तो 4 सेकंड में कितना चला और फिर 3 सेकंड में कितना चला, तो बोलो s4 माइनस s3 नहीं कर दोगे, तभी तो 4th सेकंड में दूरी आएगी। 3 से 4 के बीच है ना, मतलब 3 सेकंड तक कितना चल लिया 10 मीटर, तो 3 सेकंड में चला और 4 सेकंड में इतना चला। मैं s4 माइनस s3 कर दूं तो 4th सेकंड में चली गई दूरी आ जाए। बोलो ये बात समझ आई। तो इसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकंड, तो बोलो क्या t-1 सेकंड तक कितना चल लिया था और t सेकंड तक कितना चल लिया था। यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या tth सेकंड में चली गई दूरी नहीं आ जाएगी। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू t सेकंड, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t-1 सेकंड। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड बोलो, ट्रेवल्ड इन tth सेकंड। ये क्या है बोलो, tवें सेकंड में चली गई दूरी। बोलो बात समझ में आ रही है, इन tth सेकंड। सो दैट इज इक्वल्स टू st-1। बोलो सही है। 4 सेकंड में से 3 सेकंड तक जितना चला हटा दो तो चौथे सेकंड में आ जाएगी। वैसे ही तो tth सेकंड में आ जाएगी जैसे वहां लिखा था नहीं। अब देखो दिस इज s4, ये क्या हो जाएगा बोलो, 4th सेकंड में चली गई दूरी, तो 4 तक जो चली उसमें से 3 तक जो चली हटा दो, है बात कि नहीं। वही तो tth सेकंड। तो बोलो यहां क्या लिखूं, क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहां क्या लिखूं ut-1 और प्लस हाफ a t-1 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखो। दिस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut माइनस u और प्लस हाफ a, इसके अंदर क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2t, आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो क्या ut से ये ut कट गया, ये प्लस का खुलने पे माइनस हो जाएगा। अब देखो तुमको ऐसा लगता है क्या कि ये हाफ at स्क्वायर से हाफ at स्क्वायर भी कटेगा कि नहीं लगता, चेक करो। हाफ at स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, माइनस यू ही रखते हैं। अब इसको खोल लो, हाफ at स्क्वायर और फिर क्या होगा प्लस हाफ a और क्या आएगा बोलो माइनस 80। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा। अब चेक करो, नाउ दिस कम्स एज 80 स्क्वायर से 80 स्क्वायर कटा क्योंकि माइनस साइन है। अब क्या क्या बच गया बोलो, u माइनस हाफ a और प्लस 80। अगर ये तो हो गया u, ठीक है। अब जरा देखिए, सो अब हमारे पास क्या क्या चीज आ गई है। यहां पर हाफ ए है, देखो माइनस हाफ ए है, और ये क्या चीज है बताइए प्लस 80, इतना ही रखो, ये तुम्हारा है। वैसे जनरल फार्मूला आपको मालूम है क्या है, दैट इज tth सेकंड में चली गई डिस्टेंस होती है u और प्लस a बाई 2 और 2t-1। इसको मल्टीप्लाई कर लो, यही आ जाएगा, चेक करो। देखो मल्टीप्लाई करोगे 80 आया और यहां से क्या आ जाएगा माइनस a बाई 2, सही है। तो ये फार्मूला है tth सेकंड में चली गई दूरी का, ये खूब चलता है, अगर पता हो या ना पता हो, लेकिन tth सेकंड में जिसको चाहिए होगा यही लगाता है। चंदन जैसे लोग इसे रोज लगाते हैं, लेकिन आप लोग भी जान लो कि दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकंड। बोलो बात समझ आ गई।
अगर मैं यही कहूं कि t प्लस 1 सेकंड में चली गई दूरी, तब क्या फार्मूला लगाओगे जरा बताओ। ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना, इसी से आया है। इसको करके देख लो, खोल के यही आ रहा है। तो सिर्फ तुम दिव्या इतना बता दो कि एस टी प्लस 1, तो मैं क्या करूंगा बोलो? या यूं ही लिख लूं और अंदर में क्या लिखूं बोलो? t की जगह कहीं t प्लस 1 तो नहीं सोच रही हो, 2, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दो और -1। पॉलिनोमियल में तो वो जो t है बस उसकी जगह वैल्यू बदल जाएगी। हो गया कि नहीं? तो अब क्या तुम्हें ये लगता है कि एस टी और प्लस एस टी प्लस 1 ही 100 दिया हुआ है? क्वेश्चन में देखो, एस टीथ और प्लस एस टी प्लस 1th, यही तो 100 है। टीएच सेकंड में चली गई दूरी और टी प्लस 1th सेकंड में, इसी में तो टी की जगह मैंने टी प्लस 1 डाल दिया कि नहीं? तो तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये फार्मूला याद रखना है। बोलो एस टी एच का फार्मूला बताओ जरा। u प्लस a बाई 2 इंटू 2 t माइनस 1। आप भी बताओ। u प्लस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। सही है ना? सर 2t हुआ है। ये देखो, इसी से करवा लो। ये तुम्हें समझ में आ गया? लिखो u और प्लस एटी है, तो इसको क्या तुम ऐसा लिख सकते हो 280/2, चल जाएगा। और इसको यहीं लिख दो हाफ a। बोलो इतनी बात समझ आ गई? 280। ये तो यही है, हाँ। 2 से कर दिया। अब इसको तुम क्या लिखो बोलो? u और प्लस a/2 बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचा? और ये -1 है कि नहीं? वो तो थोड़ा बहुत शफलिंग है और कुछ थोड़ी है, नहीं कुछ नहीं किया। देखो 80 से 2 कर दिया, a/2 बाहर आ गया, सही है। तो अब हमने इसको कर दिया, दोनों की वैल्यू रखो, u प्लस a/2 2t माइनस 1, और यहां से क्या आ जा रहा है बताओ? इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? u प्लस a/2 और अंदर क्या आएगा सुहाना? 2t प्लस 1 आ रहा है, यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि 2t प्लस 2 आएगा, 2 में से एक चला जाएगा ना। तो दैट इज u प्लस a/2 और 2t प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 100। सही है? टीएच सेकंड में चली गई दूरी और t प्लस 1, यही तो 100 दिया है। अब क्वेश्चन में देखो क्या चीज दी है? देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड इज इक्वल्स टू, तो ये दोनों हमने कर ली। अच्छा इससे बताओ क्या तुम्हारा 2u हो गया है? बोलो। और क्या दोनों में से मैं a/2 कॉमन ले लूं? u से तो u जुड़ ही गया, लेकिन इन दोनों में a/2 कॉमन ले लोगे तो चंदन अंदर क्या बचेगा? 2t माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा बोलो? दिस इज 100। अब क्या -1 से +1 चला गया? यस सर। तो अब ये देखो, ये हुआ 2u और प्लस a/2 और अंदर क्या हो गया? 4t। इतनी बात समझ आ गई? 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया बताओ? 2u प्लस 280। क्या ये 100 है? यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो u प्लस 80, क्या ये 100 है? क्या दिव्या तुम बताओ कि u प्लस 80 क्या होता है? यही होती है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको क्या 2v लिख दें? इस 100 तो v कितना हुआ? 50 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन क्या हुआ? समझ में आई बात कि नहीं? अब तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहीं से ये सवाल करके दिखा दो। यही बात। तुमको ये फार्मूला याद रखना है, टीएच सेकंड। बताओ फार्मूला क्या है? ऐसे ही जहां t लिखा है वही t प्लस 1 लगा देना। देखो उधर लगाया कि नहीं? तो तुम्हारी t प्लस 1 का आंसर वही है, बस t प्लस 1 लगा दिया तो आगे सॉल्व कर लेना। ना करना तो वही नीचे रख देना, जोड़ोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। सब कॉमन लेने के बाद फिर भी लिख देना। फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला बहुत काम का है, सब बच्चों को पता रहता है आगे। और आप में भी अरविंद जैसे लोगों को 9th में आते ही पता चल डेरिवेशन तो नहीं लिखना? नहीं कुछ नहीं, बस यहाँ से शुरू करो। मतलब ये सॉल्व करके तो नहीं दिखाना? नहीं, या लास्ट वाली लाइन से करना।
meters per second. फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अगर 100 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में यहाँ से निकालना, फिर मीटर में ना लिख देना। Next question is manures are used in sandy soil mainly to सैंडी सॉइल में हमने अगर खाद डाल दी, गोबर डाल दिया तो उससे क्या होगा? That it will increase the water holding capacity. So यहाँ अगर ये राजस्थान में गोबर क्यों डाला जा सकता है? इससे पानी रुक जाए, नहीं तो नीचे परकोलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Now, fifth question. Those organs of body like oral cavity, esophagus, which are subjected to mechanical abrasion, are lined by, जिसमें खाना जाएगा, अगर हार्ड फूड जाएगा तो छिल सकते हैं। तो ऐसे में हमें ओरल कैविटी है, यहाँ पर ये सॉफ्ट पाइप है और खाना अगर हम खाएंगे तो वो उतना सॉफ्ट नहीं है, तो अगर खाना जाएगा तो उसमें एब्रेशन होगा, छिल जाएगा। तो उसके लिए उसकी लाइनिंग को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है बॉडी में? क्या क्या ऑप्शंस हैं? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्क्वैमस तो सिंगल है और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस है। एक है जैसे तुम्हारे यहाँ पे ना इनर चीक्स में स्क्वैमस है, एक लेयर है, और ये स्किन है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है। जैसे रद्दी के अखबार का बंडल ना हो, तो उसी तरीके से ईसोफेगस में भी बहुत सारी मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस है। ये वाली स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर, सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है। ओके, सेंटीमीटर ही का काट दिया, देखो उसने उसको गलत करा दिया, सही करके भी गलत कर दिया। क्या लिखा है? कहाँ पे? इसकी लाइनिंग में बताओ। also covered with squamous epithelium। चलो उसको देख लेते हैं। इस आंसर शीट में ऐसा कह रहा है, let us see whether it is simple squamous और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। उसमें सिर्फ स्क्वैमस लिखा है, तो चलो ठीक है स्क्वैमस है, फिर भी देख लेते हैं। Esophagus is made of which kind of tissue? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। एक सिंगल लेयर होगी छिल जाएगी, और मल्टी लेयर होगी तो नहीं छिलेगी ना, उसका रीजन है। तो फोर्थ का आंसर है इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। फिफ्थ का आंसर देखो, तो फिफ्थ का आंसर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, डी। सिक्स्थ का आंसर देखो, सिक्स्थ का आंसर बताओ। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है? गाल्जी अपेटस कैविटी, बहुत अच्छा, तो दैट इज बी। सेवेंथ देखो, विच इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये क्या बताता है? वन मॉलिक्यूल, इट डज नॉट टेल द नेम इट ऑफ सब्सटेंस, इट टेल अबाउट द टाइप ऑफ एटम, इट रिप्रेजेंट द फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल या फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ सब्सटेंस, इट रिप्रेजेंट, तो फार्मूला यूनिट बताता है। अब चेक करो सेवेंथ पे क्या आंसर है, दैट इज डी। डी में क्या है? ए सी डी आर करेक्ट। ये वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और सी
That is, it tells about the type of atoms present. ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. लेकिन अगर वो जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो फार्मूला मास यूनिट का मतलब है फार्मूला यूनिट को भी रिप्रेजेंट करता है. NaCl में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपलेस्ट कैटायनिक एंड एनायनिक रेशियो. तो फार्मूला मास यूनिट का मतलब एक है फार्मूला यूनिट मास, वो तो U है. अब फार्मूला मास यूनिट अलग चीज होगी. उसका मतलब है NaCl फार्मूला मास यूनिट है. अब फार्मूला यूनिट मास फिर वो U हो जाएगा. मास बाद में नहीं लगा है ना, तो इसलिए इसका आंसर डी है. ये तीन चीजें रिप्रेजेंट करता है. उसमें लिखा नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स लिखा है, तो टाइप ऑफ एटम्स, तो टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल भी बताता है. ये भी बताता है कि उस अगर फार्मूला मास यूनिट की उसका सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या है, ये भी तो बताएगा. और क्या बता सकता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस. अगर वो कोवेलेंट कंपाउंड है तो वन मॉलिक्यूल बताएगा. नेक्स्ट देखिए, चूज द केमिकल कंपाउंड विद विच द स्पेसिमेन इज टेम्पररीली माउंटेड. तो ग्लिसरीन से ही होता है. दैट इज बी. कई बार हम लोगों ने वीडियो भी देखा है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे चीक है, ऑनियन पील है, तो उसको क्या करते हैं? ग्लिसरीन. ग्लिसरीन से क्या होगा? वो दिखेंगे सही से, है, दिखेंगे सही से, क्या होता है? कलर्ड हो जाएंगे ना, तो सही से नहीं, वो तो सैफरानी से होता है. ग्लिसरीन से क्या होता है कि वो पूरी तरीके से फैल जाता है, सिकुड़ता नहीं है. और नहीं तो जब तक तुम उसके ऊपर ग्लास या वॉच ग्लास रखोगे ना, तब तक वो फोल्ड हो जाएगा और ग्लिसरीन से फैला रहेगा. तो इसलिए टेम्परेरी माउंट बनाते समय हम क्या करते हैं? ग्लिसरीन डालते हैं, फिर वॉच ग्लास डाल देते हैं. वॉच ग्लास एक साइड से डालना है, उसी पे गिरा देना है. ऊपर डालोगे तो एयर बबल बन जाएगा, है ना. अब देखिए, the level of water in a measuring cylinder before and after a solid of 8 gram mass is fully immersed into it as shown. तो ये दिखाया गया कि जब हमने इसमें बॉल डाली तो पहले वो कितने पे था? चेक करो. ये तो 5 पर है, और बाद में कितने पे आ गया? बाद में 9 पे आ गया. 5 से 9. तो डेंसिटी ऑफ गिवन सॉलिड 8 ग्राम की है, और वॉल्यूम कितना बढ़ गया? 4. तो 4 ml. तो इसलिए डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास तो 8 ग्राम है और ये 4 ml वॉल्यूम है, तो 8 ग्राम, तो ये 2 हो गया कि नहीं? तो 2 ग्राम 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब? वाटर बोलो. 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 ml जो भी होता है वो हमने बताया था, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml. 1 ml अगर आपसे कोई कहे कि 5 ml कप सिरप पी लेना, तो तुम इसका 5 गुना पी लेना, यही 1 ml है. क्या ये 1 सेंटीमीटर क्यूब भी है? इसकी एक डायमेंशन क्या तुम्हें 1 सेंटीमीटर लग रही है? तो इसका वॉल्यूम क्या 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और यही 1 ml है. अगर तुमसे कोई कहे तो कि 5 ml कप सिरप पीना, तो पहले तुम जब कप सिरप पीने लगना तो हमारे पास आके 5 प्लास्टिक के टुकड़े ले जाना, फिर मैं तुमको ऐसे 5 प्लास्टिक के टुकड़े दे दूंगा. जब इसमें तुम डाल दोगे तो ठीक है, ये 6 है कि 5 है, 3 तो 5 डाल देना, तो पानी जितना बहेगा उसके हिसाब से तुम्हें वो ढक्कन जो आता है ना कप सिरप का, वो 5 ml इतना ही होता है. तो 1 सेंटीमीटर, तो तुम्हें पता चल गया 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. और बात समझ आई? तो यहाँ पे क्या आंसर लिखे बोलो नमन? 2 ग्राम पर ml. लेकिन ml को क्या बोलोगे? पर सेंटीमीटर क्यूब. तो अब आंसर में क्या दिया? सेंटीमीटर क्यूब की ml, सेंटीमीटर क्यूब. तो हमारा आंसर सी हो जाएगा. 10th देखो, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इज दिस, इट टेक्स एन आवर टू कवर 500 किलोमीटर. द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड. तो इसकी एवरेज स्पीड में अंक क्या है? 50. और मैक्सिमम कितनी है? तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है, या रेशो? 5:9. दैट इज 5:9 का रेशियो. तो 5:9 का रेशो हो गया.
अगला देखें। चंदन, अब देखिए ना, सो नाउ स्पीड निकालिए। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 500 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर, दिस इज एवरेज स्पीड। सो दैट रेशियो ऑफ वी मैक्स अपॉन वी एवरेज, तो वी मैक्स अपॉन वी एवरेज, वी एवरेज को वी बार भी कहते हैं। अगर तुम्हें लगता है एवरेज लिखने से तुम्हारा हाथ थक रहा है तो तुम बार लगा सकते हो, तो तुम्हें सुविधा हो जाएगी। सो दैट इज वी मैक्सिमम कितना है, तो किसका रेशियो ऑफ एवरेज टू मैक्सिमम पूछ रहा है, तो एवरेज ऊपर लिखो, वी एवरेज अपॉन वी मैक्स। सो दिस इज 50 बाई 90, सो दिस इज 5 बाई 9, 11. Find the gap using given analogy, that is atomic number ratio, number of proton ratio mass number। तो अरविंद ये क्या हो सकता है बताओ? देखो ये कह रहा है एटॉमिक नंबर और उसका रेशो निकाल रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और फिर ऐसे लगा रहा है, तो दैट इज मास नंबर। इसका मतलब समझते हो? जैसे मैं ये कहूं कि 2:4 इज सेम एज 5:10, तो ये चीज ऐसे होती है, मतलब जो ये रेशो है वही है, इसका ये मतलब होता है ना। तो अब बताओ इसका क्या रेशो होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, B number of neutrons plus number of protons। सही है। तो अब मास नंबर में मैं किससे डिवाइड करूं कि वही चीज आ जाए, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही उन दोनों का रेशो भी 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? जैसे इन दोनों का 1:1 आएगा तो इनका भी 1:1 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? अगला देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी। 11th देखिए, इट इज गिवन दैट, यही 11th ही है, 11th ये है, अगला 12th। ठीक है। कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, 9 और 10 कौन सा? सर आपने उसका तो बस नंबर नहीं पढ़ा, ये 11th। अब 12th देखो, कैम्बियम क्या है, तो बोलो, दैट इज यस, इट इज कैम्बियम इज लेटरल मेरिस्टेम क्या करता होगा, गर्त बढ़ाता है कि नहीं, गर्त बढ़ा देगा, तो इसलिए कैम्बियम। तुमको वेस्कुलर बंडल के बारे में मालूम है, उसके बाहर में कैम्बियम होता है, ये वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, बीच में पित्त होती है, बात समझ में आई, ये पित्त है, और यहाँ पे क्या होता है, वो जो पेरिसाइकल्स होते हैं वही कैम्बियम है ना, वो कई एनुलर रिंग्स नहीं पाए जाते हैं जो हर साल में बदलते रहते हैं, सो दैट इज द कैम्बियम। तो कैम्बियम क्या बढ़ा रहा है, उसकी गर्थ, मोटाई, तो लिखो लेटरल मेरिस्टेम, ये ओके, दैट इज सी। 13th देखिए, नाउ राइबोसोम्स आर सेंटर फॉर, सो राइबोसोम्स आर सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम कनिष्का कहाँ पाए जाते होंगे, आरईआर पर ही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो उनका अलग काम है। जो वो बात बोल रहा है उसी के हिसाब से बोलो। सर राइबोसोम्स तो न्यूक्लियस से निकलने से क्या होता, अब पाए कहा जाता है, किस पे बैठते हैं जाके, तुम निकली घर से हो, बैठी कोचिंग सेंटर में हो, तो पूछा जाए कनिष्का कहाँ पाई जाएगी, तो जायसवाल क्लासेस। राइबोसोम बैठता कहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है बताओ? रफ एंडोप्लाज्मिक, नहीं बताना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैठा हुआ है, वो देखो उसमें बैठा है।
So where the ribosomes sit? They sit at rough endoplasmic reticulum में. ये देख लो, इस पे बैठे हुए हैं. These are, ये है येलो कलर का. ये सब बैठे हैं कि नहीं? ये देखो, ये स्मूथ है. तो आ रही है, और इनका काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण. बात नहीं करो. तो 13 का बी, 14 का, अरे रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड. अगर कोई आयरन आर्टिकल रस्ट हो रहा तो उसे क्या कहोगे? corrosion and it is a physical as well as chemical change. अच्छा, नहीं बोलो. तो डी लिखो. फिजिकल बता रही है इनको. चलो, अब देखिए, फिजिकल होता तो फिर से आयरन बना लेती, फिर तो भारत डेवलप्ड कंट्री हो जाता. हम क्यों डेवलपिंग नेशन है? से हम, क्योंकि हमारा पुल 50 साल में टूट जाता है. हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, और जो टेम्परेट वाले हैं सब डेवलप्ड नेशन बन के सूख पा रहे हैं. हमारा 50 साल में पुल टूट जाता है रस्टिंग की वजह से. और ज़्यादा यहाँ पर क्या, एवरग्रीन फॉरेस्ट में बारिश खूब ज़्यादा होती है तो सब जंग लग जाता है. और वहाँ पर इतना वैसा कुछ नहीं, बर्फ गिरती है तो कहाँ से जंग लगेगा. और ऐसी स्थिति में 200 साल बाद वो पुल तोड़ के नया बनाते हैं कि जिससे लोगों को रोजगार मिले, तब भी जंग नहीं. और वहाँ सब चीज़ नई नई है. जाओ, कहते हैं यूरोप नया नया. क्यों नया नया? क्योंकि टेम्परेट है. अब जरा देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर. तो मिक्सचर कैसे बनेगा? आइस क्यूब को सिंपल में कर दो तो बन जाएगा, या और कुछ? डिटर्जेंट को वाटर में मिला दो तो सोडियम मेटल टू वाटर, तब बन जाएगा. कि क्रशिंग ऑफ मार्बल इनटू स्मॉल पीसेस. बोलो, मतलब बी होगा. ये बी भी नहीं होगा, सी. क्योंकि सोडियम को अगर पानी में मिलाओगे तो क्या होगा? NaOH बन जाएगा. वो केमिकल रिएक्शन में आग लग जाती है. नहीं, ऐसे जल गया था. यहाँ पे सबने सोडियम डाला था, वो ब्लास्ट कर गया बच्चों के सामने. आग लगी पहले, और जरा सा डाला हमने को बच्चों को दिखा दें. अब वो फ्लास्क ऐसा ब्लास्ट किया, इस सब हो गया. फिर पोछा पाछा समझ आए कि सोडियम को टुकड़े में डालेंगे तो आग लग जाती. इतनी बात समझा कि दिखा दें. कोई ऐसा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे तो कुछ नहीं. So when sodium metal is put in water, तो क्या होता है बताइए? That उसमें NaOH बन जाता है. एक्सप्लोजन नहीं होता है, बस ऐसा कुछ होता है. ये हमारे पास सोडियम मेटल रखे हुए हैं. ये है सोडियम मेटल. और इसको पानी में थोड़ा सा चंक डालो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें आग लग जाएगी. दिखा देते. ये देखो, आग नहीं लगेगी, थोड़ा डालो. ये देखो, हम खड़े रहेंगे बता. क्या? ऑक्सीजन के कंपेयर में मतलब रिएक्ट करता है, क्या? कोई ऑक्सीजन रिएक्ट करता है. हाँ, कैमरे का कर. ठीक है, अब वीडियो में दिखा देंगे. पेट्रोल के अंदर रहता है. ये देखो, दिस इज चंक ऑफ सोडियम. ठीक है, तो इसका हम थोड़ा ही टुकड़ा लेंगे. ये इट इज सो शाइनी. जब इतना दिख रहा है और भी कम कर देते. ठीक है, अब ये देखो, थोड़ा सा दिखाते हैं. अभी कम हो जाएगा तो क्या है कि आग नहीं लगेगी. इसका तेल हटा दें, क्योंकि इसको इसीलिए रखा गया है, ऐसे छोड़ दें तो आग लग जाए. सोडियम को भी इसमें कैरोसिन में डालते हैं. इट इज सो रिएक्टिव, है ना. तो इसलिए
इसका पहले कैरोसिन हटा दें। अब करें, देखो कितना सारा इसमें डाला गया है कैरोसिन, सब चीज़ डाला दी। अब देखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर हम लोग की बॉडी में निशान रहेंगे तो भी तो लोग कहेंगे कि हम 10th में आए हैं। देख लो निशान है 9th का, ये देखो लग जाए कि हमने थोड़ा डाला है, इतने में ही देख लो। क्यों ब्लास्ट कराना, बाकी टीवी में दिखा रहे हैं है ना। ज़्यादा डाल दे तो अभी तुम्हें वहाँ पता चल जाएगा, वो उसमें दिखाएंगे टीवी में। रिस्क क्यों लेना, नहीं वो एक बार ब्लास्ट कर चुका है, जरा इधर उधर कर तो ब्लास्ट हो जाएगा। वीडियो में आ रहा है। कोई बात नहीं, हम भी पास नहीं जा रहे, पता नहीं तो अगर ये बहुत हीटेड हो जाएगा तो उसी टाइम पे ब्लास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हमने कम डाला, बाकी उसमें दिखाएंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन है, तो कुछ नहीं, पानी में ये ऐसा काम करते हैं। क्लोरीन गैस डाल दो, एनीवे नमक, वहाँ भी बहुत तेजी से फ्लैश आता है। इसको खत्म हो जाए तभी इसके पास जाएंगे। अगर ये हॉट हो गई, ये ग्लास बहुत हॉट हो गया है मालूम है, ऐसा नहीं सोचो कि ये वो है। अगर ये बहुत ज्यादा ही हॉट हो जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि है तो ग्लास ही, बोरोसिल का थोड़ी ना। 120 रुपए का है, बोरोसिल का होता तो 700 का होता। सर ये सोडियम कितने का आएगा? ये सोडियम ये 100 रुपए की बोतल, ये आपको खरीदना पड़ेगा। पूरी भरी है। अब खत्म हो गया। NaOH का स्मेल भी आ रहा है, पंखा चला लो। अगला देखो, ये देखिए। तो 15th क्वेश्चन, जरा ये देख लो कि अगर तुम सोडियम को पानी में डालते हो तो जानते हो क्या होता है, NaOH बन जाता है। और क्या बनता है, H2। जो H2 गैस है, क्या वो फ्लेमेबल है, जल सकती है? H2 गैस फ्यूल है, तो इससे जो हीट निकलती है वो इसी को जला देती है। वैसे ये भाई ये बन गया, तो ये बहुत ही हीटेड होगा जो, और इससे हीट तो बहुत निकल रही है, लेकिन क्या इसमें से गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, उसी को वो जला देगा। अभी तो ये बीकर बहुत ही गर्म होगा। ये NaOH है। अब ये बीकर गर्म नहीं है, इसमें तुम अगर सिंपली उंगली डाल दो तो हड्डी निकलेगी। इसका खेल ये है। एसिड बन गया। एसिड नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है, सिर्फ तुम्हें उंगली डालना है, अब बोन निकले, बोन का मजा। ये अब ये बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली। तो बात समझ आ गई। अब आगे देखो, इसलिए 16th क्वेश्चन देखो। ओके, अरे कौन चल रहा है, सभी एक साथ से। चल अब देखो, which of the following nutrients is not available in fertilizer? पोटेशियम, NPK हो गया ना सर, N, फर्टिलाइजर में NP, और आयरन नहीं होगा ना, चेक करो। ऐसा तो फर्टिलाइजर में आयरन तो मिट्टी में ही हो जाता है, तो इसलिए अलग से वो नहीं देते होंगे। आयरन 16th का A। 17th देखिए, तो द स्पीड or velocity of a car running in a crowded city road changes continuously. The movement of a car on a crowded city road is an example of non-uniform acceleration. क्या ये बात सही है? कभी तेज हो जाएगी, कभी रोक देगी, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, तो इसलिए non-uniform acceleration है। तो both A and R are true and R is the correct। हमें तो यही लग रहा है, चेक करें। B है, कह रहा है लेकिन क्या नहीं, 18th का C कह रहा है, 17 का ये, 17 का ये आंसर, ठीक है, क्योंकि वही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। 18th देखो, 18th का
18th में है अ गैस कैन इजीली compressed by applying pressure since the interparticle space in gaseous state are very small। तो क्या उनके बीच नमन बहुत कम स्पेस होगा क्या? दे कैन नॉट बी डिक्रीज। बोलो सी क्या है, मतलब वो जो इसका रीजन है वो फॉल्स है क्या? त्रिशु बोलो फॉल्स। उनके इंटर पार्टिकल स्पेस कम है कि ज्यादा? लेकिन इसमें तो कम लिखा हुआ है, सो इट इज फॉल्स। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए इसका आंसर सी है। 19th देखिए, पैरेन्काइमा सेल्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो दैट इज पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्लेरेन्काइमा चीज होती है। पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ पाया जाएगा कनिष्का? बोलो। Young stem, leaf, fruit. जो बिल्कुल पल्पी है, जो फल के गूदे में पाया जाएगा, दैट इज इट इज पल्प। चाहे लीफ, पैडी लीव्स, इन सब में पैरेन्काइमा से भरी हुई है। मीजोफिल्स जो पत्तियों के बीच का स्थान है वो पैरेन्काइमा। तो अब ये क्या कह रहा है कि पैरेन्काइमा सेल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। पैरेन्काइमा सेल्स आर द मेन सीड्स फॉर फोटोसिंथेसिस। पैरेन्काइमा में ही फोटोसिंथेसिस होगी, वही खाना हो जाएगा। तो इसलिए 19 का क्या आंसर है? हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड, और वहीं खाना बनता है। मुझे ए लग रहा है। क्या? बी। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन तो बी है। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें कह रहा है मेन सीड्स, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और स्टोरेज का मतलब है कि उनमें वैक्यूल ज्यादा होते होंगे, बड़े, तभी स्टोरेज करता होगा। तो इनको बोलना चाहिए पैरेन्काइमा हैज लार्ज वैक्यूल। तुमने देखा है पैरेन्काइमा हमने बनवाया था तो बहुत बीच में है, और उसमें स्पेस बहुत ज्यादा होता है पैरेन्काइमा, तो इसीलिए वो देखना चाहिए था ना कि उनके बीच में लार्ज वैक्यूल्स है। नहीं, और कॉलेन्काइमा में, स्लेरेन्काइमा में वो और नैरो ल्यूमेन हो जाता है, लिग्निफाइड हो जाता है, देखा नहीं था, रेड कलर का। और उसमें कहीं कहीं पर क्या होता है, सेलुलोज जमा हो जाता है कॉलेन्काइमा में, कॉर्नर्स पर। ये है कि नहीं डिफरेंस? पैरेन्काइमा को हम अलग से भी लिखा देंगे, लेकिन अगर आपको फिगर याद हो तो क्या बताया था कि ये सेल कैसी होती बताओ? क्या ये पैरेन्काइमा है? ये पैरेन्काइमा है, और बोलो इन्हीं में ये ऐसे होगी पैरेन्काइमा। तो ये लॉन्ग स्लेंडर सिलिंड्रिकल होंगी, और इसी में यहाँ पर क्या होगा, ये वैक्यूल होगा, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होगा। अगर ये तो पैरेन्काइमा है, इसका ऊपर का सेक्शन भी हमने बताया था कि अगर कोई यहां से देखना चाहेगा तो उसे कैसा दिखेगा, ये बिल्कुल ओवल शेप्ड दिखेंगी ऐसे। अगर कोई पैरेन्काइमा का पूछे, टॉप व्यू यहां से देखे, सही है। और अगर आपसे कोई कहे कॉलेन्काइमा, तो जानते हो क्या कर देना, यहाँ पर क्या भर देंगे, बोलो सेल्यूलोज। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉर्नर में, तो इन सब में सेल्यूलोज भरा होगा। इतना ही है बस कॉलेन्काइमा। ये किस पे होगा, ये लीफ की डंठल, पिटियोल, तो पिटियोल हार्ड होती है ना, लीफ है पैरेन्काइमा, लेकिन उसकी डंठल क्या है, और लेकिन जो बार्क है नारियल का जूस, उसमें बिल्कुल रेड कलर का। अगर तुम्हें याद है तो मैंने ऐसे नैरो ल्यूमेन बनवाया था रेड कलर का, लिक्विफाइड, तो वो बिल्कुल उसका सारा साइटोप्लाज्म भी सूख चुका है, न्यूक्लियस डाई कर चुका है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, और ऐसा होगा। और फिर अलग से भी अगर ऊपर से देखो तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और बिल्कुल उनमें कुछ भी नहीं है, साइटोप्लाज्म सूख चुका है, न्यूक्लियस भी नहीं है, सिर्फ बाहर का, वो स्लेरेन्काइमा। अब जरा देखो तो इसमें क्या बात बोली गई है, पैरेन्काइमा सेल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रीजन बोलो अस्मिता, क्या रीजन होना चाहिए? इट हैज लार्ज वैक्यूल। सो इसलिए दोनों सही होते हुए भी आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर करें? बी। चलो, in Rutherford's gold foil experiment, very few alpha particles are deflected back. Nucleus present inside atom is heavy. तो रीजन इसलिए डिफ्लेक्टेड है। तो क्यों डिफ्लेक्टेड हुए सुहाना? वो कह रहा है कि वेरी फ्यू आर डिफ्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि वो बीच में रहता है न्यूक्लियस, तो बाकी सारे न्यूक्लियस में जो होते हैं, बीच में होने से तो कुछ नहीं होता, बीच से नहीं, बोलो क्यों? सारे उससे टकरा All mass
सारा हेवी मास है ना, बोलो। न्यूक्लियस के पास में सेंटर Because nucleus is very small in comparison to size of nucleus. तभी तो ये कह रहा है very few are deflected. 20,000 में एक ही क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? क्योंकि it is very small in size. उससे नहीं है, मास ज्यादा है उन सबसे थोड़ी ना मतलब है। सबसे बड़ी बात है वो 1,00,000 गुना छोटा है। यदि एक कॉस्को की बॉल न्यूक्लियस है तो जोधपुर की पेरीफेरी पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसके बीच की सारी जगह इतना। तुमसे जोधपुर में भेज दिया जाए कि मेरी एक बॉल गुम हो गई, जरा ढूंढ दो, तो तुम मत ढूंढना, आगे देखो। सो दैट इज, इसका क्या आंसर हो सकता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट इज हैवी। हैवी से क्या लेना देना? नहीं, हैवी तो सही है, होता तो है हैवी, लेकिन फिर भी इसका क्या आंसर होना चाहिए? बी होना चाहिए। चेक करो, बी है। 19th का भी बी है और 20th का भी बी। अब जरा देखो 21st। एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू पुश ए टिन कार इनटू टिन कैन इनटू वाटर कीपिंग इट्स माउथ अपवर्ड व्हेन। अगर तुम जो बोलो बोलो पूरी बात बोलो। Because of band force, the upward force. ठीक नहीं makes it बोल, float. ऐसे नहीं है। बोलो दिव्या। Upward. अगर उल्टा डब्बा डाल दो, उल्टी टीन कैन, पेप्सी की बोतल, तो बोलो कैन, तो वो उछल के ऊपर क्यों आ जाती है? The density of the. चलो कोई बात नहीं। हाँ बोलो देविका। बोलो अभिषेक। उसका अगर माउथ अपर रखेंगे तो माउथ अपवर्ड है, चलो माउथ अपवर्ड रख लो, तभी वो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा नहीं। तो क्या होगा? द अप थ्रस्ट इज मच मोर देन इट्स वेट, है ना? मतलब सिंपल सी बात है, दो चीजें आपस में बैलेंस होती हैं। तो तुमने उसको जितना डुबो दिया है, जितना डुबोते जाओगे तो क्या उतना थ्रस्ट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन वेट तो उसका नहीं बदल रहा है। तुमने छोड़ा जैसे ही, वो तो अपने वेट के बराबर ही पानी, अगर वो 2 ग्राम का कैन है तो कहेगा हम तो 2 ही ग्राम करेंगे, हमसे 100 ग्राम क्यों करवा रहे हो? क्योंकि तुमने उल्टा करके 100 ग्राम पानी डिस्प्लेस कर दिया। जितना पानी डिस्प्लेस कराओगे उतना ज्यादा थ्रस्ट लगेगा। सो इफ अप थ्रस्ट इज मोर इट विल बाउंस बैक, उछल के ऊपर आ जाएगी और सिर्फ 2 ही ग्राम करेगी, क्योंकि आर्किमिडीज ने कहा था कि अप थ्रस्ट और वेट बराबर रहेंगे उतना ही पानी वो डिस्प्लेस करेगी। तो इसलिए एज व्हेन यू फोर्सिबली डिप इट इनटू वाटर then it displaces more water than its weight. आर्किमिडीज कहते हैं कोई भी चीज अपने वेट के बराबर ही पानी डिस्प्लेस करती है, लेकिन चूंकि तुमने उस एक बैलून को डुबो दो, कह दो भले ही तुम 1 ग्राम के 100 ग्राम पानी हटाओ, तो बैलून क्या वहां रहेगा? उसको सिर्फ 1 ग्राम पानी, इतना पानी हटाना, उससे ज्यादा नहीं हटाना। और तुम ज्यादा डुबो दोगे तो क्या आंसर होगा बताओ? Thrust from the tin can is more. लिखो इस चीज को। तो इसका आंसर होगा when we forcibly, देखो पूरी बात सुनना त्रिशु, तब बोलना। सुनो, 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, 2 ही बुलवाऊंगा। when we forcibly push the tin can into water, then it displaces more water than its weight, hence its up thrust is more than its weight, so it bounces upward. सरल सा बिल्कुल बोल दो। As the force सही है, नोएल बोलो। when we forcibly push the tin can into water, so the upthrust applied on the tin can is more than its weight. क्यों अप थ्रस्ट मोर है? because it Because displaces it's more more water than than its its weight. weight. यही लाइन ये लिखो। तो इस तरीके से when we forcibly, लिखो when we forcibly push tin can in water, then it displaces more water than its weight. नमन, इसके आगे का सेंटेंस बोलिए। उत्कर्ष। So the upthrust is more than its weight. So upthrust is More than. So
it experience more fast. अब थ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा, इज मोर देन इट्स वेट, हेंस एज सून एज नोवेल सेंटेंस कंप्लीट करो, तुम ही कर सकती हो। हेंस एज सून एज, As soon as हाँ चंदन, we As soon we release that, we release the can, फिर क्या, it bounces it bounces back. back, ठीक है, bounces upward, बस इतना ही लिखते हैं। अगला देखिए 22nd, इसी के बाद माउंटेन रोड्स रेयरली गो स्ट्रेट अप बट वाइंड अप ग्रेजुअली। इसका मतलब है कि रेयरली गो स्ट्रेट अप, वाइंड अप मतलब ऊपर की ओर जाती है ग्रेजुअली, सीधे नहीं जाती हैं, वाइट इसो। माउंटेन में तुमने देखा है ना कि कैसी रोड्स होती हैं, अब देखो कि माउंटेन में इस तरीके की सड़क होगी। अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ऐसे होगी, ऐसे रोड आएगी कि नहीं, इस प्रकार की होती है इसी तरीके से होती है, और फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से कहीं ऐसे जाएगी कि नहीं, तो इस तरीके से ये रोड आती जाएगी, फिर आगे भी है। सो लाइक दिस होगा, ऐसे चलते चले जाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पर ये ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे होगा कि नहीं, अच्छा पहाड़ के ऊपर माउंटेन में यही चीज होगी कि नहीं। आप ये देख लो, माउंट आबू, ये माउंटेन आबू है, ये घर चलेगी। सो इफ इट इज स्टीपर देन इट इज टफर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज मोर, झुकाव ज्यादा हो जाएगा, सो इट इज टफर टू गो स्ट्रेट अप, ठीक है। एंड इन केस देयर इज लेस फ्रिक्शन ड्यू टू स्नोफॉल देन देयर आर द चांसेस ऑफ स्किपिंग द कार, सो लेस स्लोप इज मेंटेन। इसको क्या किया जाता है, और साथ में जो रोड जाती है वो अंदर झुकी झुकी जाती है, जिससे कि अगर तुम्हारी कार स्लिप हो तो इधर स्किड हो, ये नहीं कि बाहर झुकी होगी। माउंटेन में जाती हो ना तो ऐसे समझ में, इधर देखो ऐसे झुकी झुकी जाएगी, ये ऐसे नहीं रहेगी, क्योंकि स्किड करके तो तुम बाहर फेंक दिए जाओगे तो बाहर का मजा नहीं लेना। अगर स्किड भी हो देन योर कार शुड मेंटेन। तो इसलिए दो चीजें, फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा ना, एक टेंडेंसी होती, उसको क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तुम्हारी कार की टेंडेंसी क्या है, वो सीधे चलने की है, लेकिन तुम फ्रिक्शन की वजह से ही तो उसे घुमा के चला पा रहे हो, तो फ्रिक्शन मेंटेन्स इट, उसी वजह से टर्निंग कर रहे हो। तो क्या आंसर होगा बताइए, इन केस इट गो स्ट्रेट अप, कह तो सीधे चढ़ो, कोई कहते ये है रोड, चढ़ो इस पे, तो कहाँ चढ़ पाओगे तुम, नहीं, और फिर उतर भी नहीं पाओगे। तो इस तरीके से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज केप्ट लेस सो दैट द फ्रिक्शनल फोर्स मैनेजेस टू राइज अपवर्ड, है ना, एंड देयर आर लेस चांसेस ऑफ स्किडिंग और एक्सीडेंट। बोलो बात समझ आ गई। इफ रोड्स वाइंड अप, वाइंड का मतलब घुमावदार, wind up slowly, then angle of inclination is less and friction, जो फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, मैनेजेस टू मेक कॉन्टैक्ट बिटवीन, किसके बीच कॉन्टैक्ट रहेगा, कॉन्टैक्ट बिटवीन टायर एंड रोड। तो अगर आप ज्यादा कर दोगे तो फिर वो कॉन्टैक्ट हट जाएगा और कार फिसल जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एंगल ऑफ वाइंड अप एंगल शुड बी केप्ट लेस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब है झुकाव, कोई भी चीज इंक्लाइंड है
तो ये इंक्लाइंड है, इस चीज को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसे कम रखो। सो इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन फ्रिक्शन विल मैनेज टू कीप कांटेक्ट ऑफ योर कार विद द रोड, अदरवाइज फ्रिक्शन की वजह से तुम नहीं जा पाओगे और बर्फबारी हो गई तो नीचे आ जाओ। नेक्स्ट देखो 22nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। कुमकुम बताएं, इसमें इंक्रीजिंग डेंसिटी में बताना है, सबसे कम डेंसिटी वाला सबसे पहले बताओ, बोलो देविका बोलो। Air, हाँ exhaust from chimney, और cotton, water, और honey, चौक chalk. कम होता है। हनी या चौक में कौन ज्यादा सेंसर है, पता नहीं है। हनी ज्यादा नहीं, बता सही है, हम भूल जाते हैं बार बार, एक बार देख लें फिर इस चीज को कंफर्म ही कर लेते हैं। वो गलत देखो इसमें बता देगा टीवी पे, टीवी बंद है, चलो। हनी और चौक विच इज डेंसर, chalk is solid when compared to honey, chalk denser है, honey chalk denser है, तो honey पहले लिखें कुछ नहीं मेरे हाथ और फिर दोनों चीज पानी में डूब जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और कुछ है, आयरन। सो इसके नीचे लिख देना डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ देंगे। अब देखो व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। मयंक वेवलेंथ की डेफिनेशन बताओ। बोलो वेवलेंथ। the distance between consecutive trough or crest. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। ओके, नाउ दो, ये देखो ये वेव है तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट ले लो या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ ले लो, तो इसी को लेमडा कहेंगे। देविका रिपीट करो वेवलेंथ। चलो एक और डेफिनेशन बताओ, फ्रीक्वेंसी। Number of oscillation of vibrating bodies per second इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कुमकुम the number of oscillation ठीक है। अस्मिता, दिशिता time taken to complete one. सही है। ओके, नाउ एम्पलीट्यूड दिशिता। त्रिशु The height of substance बताती नहीं है, हाँ बोलो। सर अगर maximum displacement from main position to मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो किसी दोलक की अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ही उसका आयाम कहते हैं। दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। दोलक की उसकी मध्यमान अवस्था से अधिकतम विस्थापन को ही उसका आयाम कहा जाता है। सो दैट इज व्हाट डज इट मीन बाय एम्पलीट्यूड। displacement of फिर से बोलो। the maximum displacement of a oscillating body from its mean position either extreme. ऑन आइदर साइड, सही कह रही हो। सो इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। डज द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड अकर ओनली एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर मैन, यानी इवेपोरेशन जैसे लिक्विड का हो रहा है या पानी का हो रहा है तो क्या एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर होगा? नहीं, वो तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट बिलो बॉइलिंग पॉइंट कहीं पर भी इवेपोरेट होता जाएगा। वो तो इवेपोरेशन तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कहीं भी होता रहता है। बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करता है, वहां मास इवेपोरेशन होता है, बल्क इवेपोरेशन होता है, छोड़ता, ठीक है। अब देखिए फिर से समझो, कह रहा है कि इवेपोरेशन एक होता है बॉइलिंग, किसी चीज में उबलना, और एक होता है वाष्पीकरण। तो इवेपोरेशन क्या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है कि पानी को गिरा दो जमीन में तो कहेगा जब 100 डिग्री दो तभी उड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है।
उड़ जाता है वो तो इस तरीके से 100 डिग्री से कम में भी उड़ जाता है। हम लोग रोज घर में पोछा लगाते हैं, उड़ता रहता है। तो इट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट लेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना, किसी भी टेम्परेचर पर। अगला बताओ कि व्हाई डज ए क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द बॉल। अगर कोई एक खिलाड़ी है और वो यहाँ से बॉल पकड़ा तो ये ऐसे पकड़ेगा, ऐसे क्यों कर रहा है? डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो स्पीड कम हो जाती है। टाइम ज़्यादा लेता है। ऐसा क्यों? आप बोलो, अभी पूछ लेते हैं, जानकार लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ बोलो, ये ठीक बता रहे हैं अभिषेक। देखो दैट इज 20, ये देखिए 25, ये देखो ये 25 में ये, और ये बॉल पकड़ रहा है, तो बॉल पकड़ते समय ये बॉल आई तो ये बॉल ले रहा है तो अपने हाथ को क्या करेगा? पीछे करेगा। तो इस तरीके से बॉल पकड़ते समय हाथ को पीछे कर रहा है। तो बोलो फोर्स क्या होता है? ऐसा तो नहीं होगा हाथ वो तो टूटेगा नहीं, यहाँ ऐसे वही जगह हाथ रहेगा लेकिन ये पीछे ले आए। अब ऐसे देखो फोर्स क्या होता है बोलो? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अच्छा ये बताओ, अगर 100 ग्राम की बॉल 100 ग्राम की है और 20 मीटर पर सेकंड से आई है तो कैच लेने के लिए क्या उसको रोकना पड़ेगा? तो इस समय इसका फाइनल मोमेंटम बोलो कितना हुआ? mv, और इनिशियल मोमेंटम कितना था? और अपॉन टाइम। कितनी बात सही है? अगर मास मैं यहाँ रख दूं, इतनी बात सही है? मास क्या 100 ग्राम कितने किलो है? 0.1। v कितना रखें बोलो मैं? फाइनली तो रुक गई ना बॉल, और -20 और डिवाइडेड बाई टाइम तो कितना हो गया बोलो जरा? -2 हो गया। क्या मल्टीप्लाई करो अपॉन टाइम। तो ये जो फोर्स है, अब फोर्स कितने न्यूटन का लगा? यदि वो व्यक्ति जो रोकने के लिए टाइम ज्यादा कर दे तो क्या फोर्स कम लगाना पड़ेगा कि फोर्स उतना ही लगाना पड़ेगा? क्योंकि इफ टाइम इंक्रीजेस देन फोर्स डिक्रीजेस। तो इस तरीके से when he moves his hand backward so that less force is applied। जरा ये देखो, जब तुमने देखा है कि ऊपर से वो लोग ईंट फेंकते हैं तो नीचे पकड़ता तो ऐसे करता है। अब वो सोचे कि मैं ऐसे पकड़ लूंगी तो उसका हाथ ही टूट जाएगा, हड्डी भी टूट जाएगी। तो वो नोविस है, नौसिखिया लेबर है जो ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा, और जो ऐसे पकड़ेगा वो एक्सपर्टाइज है। तो इसलिए हमको एक्सपर्टाइज बनना है। तो बॉलर भी जो वही होते हैं फिर उछल जाएगी नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ बताइए? देखो फील्डर डज सो टू इंक्रीज द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, हेंस ही डिक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड, है ना। बाय डूइंग सो फील्डर इंक्रीजेस द टाइम एंड डिक्रीजेस द अप्लाइड फोर्स। देखो इस चीज को भाई, दो लोग हैं तो एक आदमी को जैसे ही धक्का दे तुमको अरविंद, तो तुमको यील्ड करना चाहिए कि नहीं यील्ड करना चाहिए? बोलो, यील्ड का मतलब क्या होता है? तो जैसे धक्का दिया जाए और तुम पीछे होते चले जाओ तो उससे तुम्हें चोट नहीं लगेगी, और तुम यहीं खड़े रहो कि वो धक्का दे रहा है तो तुम्हें चोट ज्यादा लगेगी। तो इस तरीके से डोंट पुश मी, आई एम यील्डिंग ऐसा बोलना चाहिए। तो उसमें तुम्हें धक्का नहीं लगेगा, वो भी सोचेगा हाँ देखो पीछे जा रहा है, ये विनम्र व्यक्ति है। तो इस तरीके से वी शुड यील्ड, वो अपने हाथों को यील्ड कर रहा है। क्या तुम जब रेत पे चलते हो तो क्या सैंड यील्ड करती है? धंसती जाती है। सो यील्डिंग का मतलब धंसते चले जाना। तो जब भी गलत बातें बोल देते हैं, तुम लोग रोज सुनते हो लोकसभा राज्यसभा, तो वो बोलते हैं सर आई एम यील्डिंग, मुझसे मुंह से गलती से निकल गया, मैं विनम्र हो रहा हूँ। ओके ही इज यील्डिंग बोला जाता है नहीं? रोज सुन रहे हो कि नहीं लोकसभा में? यही चीज हो रही। तो अब जरा देखें तो क्या होगा। देखो प्लेयर वाइल कैचिंग yields his hands back, क्या करता है? yields, पीछे ले जाता है। So by, देखो अगर तुम्हें yielding याद ना याद रहे तो yielding his hand,
तो क्या लिख सकते हो, बाई मेकिंग हैंड, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, मूविंग, क्या लिखोगे, मूविंग हैंड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सेंटेंस पूरा करिए उत्कर्ष। And backward as well, it increases the time of duration of catching the ball, and the increase in time is inversely proportional to the force, टाइम ड्यूरेशन फॉर कैचिंग द बॉल, and which is inversely proportional to द बॉल हैंड्स, as it decreases the force decreases. ठीक है। अप्लाइज लेसर फोर्स, उससे वो क्या करता है, लेसर फोर्स ड्यूरिंग, अकॉर्डिंग सेकंड ऑफ मोशन। देखो ऐसा ही लिख देना, ज्यादा नहीं लिखना। F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन T, लिखने में आ जाएगी बात। उतना ही चेंज करना है। बॉल तो तुमको रोकनी है, बॉल नहीं रोकोगे तो टीम से निकाल दिए जाओगे, तो इसलिए तुमको कैरियर बनाना है, और जो सीधे पकड़ेगा रिटायर्ड हर्ट हो जाएगा। अगला देखिए, a bullet fired against a glass window pane makes a hole in it and the glass pane is not cracked, but on the other hand, अगर देखो बुलेट मारो तो ग्लास पेन में छेद हो जाता है, पत्थर मारो तो पूरी ग्लास टूट जाती है। नोएल ऐसा क्यों होता है, बोलो। नहीं बोलो। एरिया की वजह से दैट इज बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है इट इज अ काइंड ऑफ इनर्शिया। तो वो जैसे कोई चीज हम झटके से हटा देते हैं, तो 5 का सिक्का है तो वो क्या है, अब इस चीज को समझें, मतलब पत्थर मारते हैं तो पूरा टूट जाता है, इस चीज को प्रॉपर समझें क्या नाउ। देखो इसमें क्या लिखा है, इससे भी देखो। ठीक है, when high velocity bullet comes in contact with a portion of glass, high velocity है, then that portion shares most of the velocity, जो उसकी वेलोसिटी उसको मिल जाएगी। देन सर अपना ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये यही लिख दिया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, डेल्टा P। डेल्टा का मतलब चेंज होता है। देन देखो, देन दैट पोर्शन, सर व्हेन के बाद आपने क्या लिखा है? बोलो, व्हेन के बाद क्या लिखा है? व्हेन हाई वेलोसिटी बुलेट, तो देन दैट पोर्शन, चंदन से कंप्लीट कर उसको, पोजीशन में दैट फोर्स इज अप्लाइड। बताइए तो फिर बात क्या कर रहे हो। देन दैट पोर्शन, ठीक है, शेयर्स मोस्ट ऑफ द वेलोसिटी and goes along most of the velocity, and rest of the window pane due to inertia of rest remains at rest, and rest portion बचा हुआ या left over portion, left over portion of window pane remains at rest due to inertia of rest, hence इसलिए वो टूटता नहीं है, hence glass does not crack ना। अब देखिए, इतना ही रखो।
सर ग्लास तो ब्रेक होता है ना, मतलब ग्लास टूट जाएगा, उतना ही छेद बनेगा बस। ये बहुत तेजी से आप उतने पोर्शन में ही हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। हाँ। किसी को जूस वूस पीना है तो बताएं।